चलो कल क्या टॉपिक किया आपने? राजा प्रदीप शाह। ठीक है, चलो अब बनाओ आगे। आपने अभी जितनी क्लासें करी है उसके आधार पर सबसे पहले आपने देखा था कि राजा परमार वंश का हुआ फतेह शाह। फतेह शाह कब से कब तक राजा हुए हैं परमारों में बताओ? 1664 से 1716। बहुत बढ़िया। 1716 में फतेह शाह की मृत्यु हुई। जब फतेह शाह की डेथ हुई तो इसके बाद परमार वंश का राजा हुआ उपेंद्र शाह। ठीक है, उपेंद्र शाह, ये नाम बहुत ध्यान से याद रखना। तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई क्या? हिस्ट्री वाली क्लास शुरू हो गई? कौन पढ़ाते तुम्हें हिस्ट्री? उपेंद्र सर, उसका नाम है उपेंद्र, जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो ध्यान रखना इसका नाम। क्यों? क्योंकि परमार वंश के राजाओं में अगर कोई राजा का नाम आपसे पूछेगा ना तो ये पूछेगा। क्यों? क्योंकि उपेंद्र शाह 1716 में बना राजा, और राजा बनने के बाद इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, मर गया। इसलिए कुछ दिन में आप ये नाम भूल जाओगे, गारंटी। एक हफ्ते बाद बात करेंगे इस पे। एक हफ्ते बाद आप ये नाम भूल चुके होंगे। बाकी नाम नहीं भूलते हैं आदमी। दिलीप शाह, ये कोई अगर राजा आएगा ना, श्याम शाह, तो आपको याद रहेगा, महिपत शाह। लेकिन ये एक ऐसा नाम है उपेंद्र शाह जो जल्दी से हम भूल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। अधिकांशतया परीक्षाओं में, प्रश्नों में, जब भी पेपर में प्रश्न बनता है राजा वाला, तो ज्यादातर यही प्रश्न देते हैं कि फतेह शाह के बाद राजा कौन बना। क्योंकि जो फतेह शाह के बाद का राजा है उसने एक्चुअल में कुछ किया ही नहीं, और जब उसने कुछ किया नहीं तो वो याद नहीं रहता है हमें। तो आपको ध्यान रखना है कि फतेह शाह 1716 तक राजा रहा, और उसके मरने के बाद राजा बना उपेंद्र शाह। ये कब राजा बना? 1716। मरा कब? 16 मई में। फिर उपेंद्र शाह की डेथ हुई, तो उपेंद्र शाह की मृत्यु के बाद इसके छोटे भाई को राजा बनाया गया, दिलीप शाह। दिलीप शाह कब राजा बना? 1716 में। और मर भी कब गया? 16 में। एक साल में दो राजाओं की डेथ, बैक टू बैक। उपेंद्र शाह और दिलीप शाह, दो राजा एक ही साल में ये राजा बने, और एक ही साल के अंदर इनकी डेथ भी हो गई। कौन कौन? उपेंद्र शाह और दिलीप शाह। फिर दिलीप शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल राज्य फिर से संकट में आ गया। अब किसको बनाएं? तो ये डिसाइड हुआ कि उपेंद्र शाह का जो लड़का है, उपेंद्र शाह का पुत्र, इसका नाम था प्रदीप शाह, इसको राजगद्दी पर बैठाया गया। लेकिन समस्या फिर से वही है कि जो प्रदीप शाह है इसकी उम्र 5-6 साल, छोटा था उस समय। अब क्या करते? मजबूरी में इसी को राजा बना दिया। तो फिर से गढ़वाल राज्य में छोटा बच्चा को राजा बना दिया। आपने देखा है कि पृथ्वीपति शाह भी छोटी उम्र में राजा बना था। उसके बाद फतेह शाह, वो भी छोटी उम्र में राजा बना था। और अभी एक और राजा है जो परमार वंश की गद्दी पर बैठा, और उसे भी राजा बहुत छोटी उम्र में बना दिया गया। क्या नाम था इसका? प्रदीप शाह। डालो जरा आप टॉपिक, इस राजा के बारे में कुछ बातें करते हैं। परमार वंश की राजगद्दी पर बैठने वाला अगला एक राजा, इसका नाम है प्रदीप शाह। बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया। 1717 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक ये परमार वंश की गद्दी पर। ठीक है, 1717 में, मतलब जब दो राजा लगातार बैक टू बैक, दो राजाओं की डेथ हो गई, तो दो राजाओं की मृत्यु होने के बाद प्रदीप शाह को गढ़वाल राज्य में परमार वंश का राजा घोषित किया गया। क्यों फेमस है प्रदीप शाह? एक तो याद रखना, प्रदीप शाह परमार वंश में सबसे बड़ा कार्यकाल इसी का है। परमार वंश में सबसे अधिक समय तक जिस राजा ने राज किया वो प्रदीप शाह है। सबसे अधिक समय तक, सबसे बड़ा कार्यकाल प्रदीप शाह का है। एक बात तो इसलिए फेमस है, परमार वंश में प्रदीप शाह का शासनकाल सबसे बड़ा है, एक बात है। दूसरा, बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया, 2, 3, 4, 5 साल की उम्र में उसे राजा बना दिया गया। तो देखो जी, ये मैं बना देता हूं उत्तराखंड। उस समय का उत्तराखंड के दो टुकड़े हुआ करते थे, गढ़वाल राज्य, कुमाऊं राज्य। गढ़वाल का राजा कौन बना? प्रदीप शाह। अब इसके बारे में कुछ बातें आप समझ लो। जब ये राजा बना तो बहुत छोटा था, 4-5 साल का था। अब 4-5 साल का था तो शासन कैसे संभालेगा? इसलिए राजा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ भाई? इसकी एक संरक्षिका बना दी गई। संरक्षिका मतलब क्या होता है? गार्जियन होता है, संरक्षिका, देखभाल करने वाली। क्योंकि ये तो 5 साल का है, ये क्या राजा बनेगा? अब कहने को ये है कि भाई प्रदीप शाह जो है वो है राजा, लेकिन वास्तव में सारे के सारे फैसले कौन लेगी? संरक्षिका। तो इसकी जो संरक्षिका थी उसका नाम था
कनकेई देवी, प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम कनकेई देवी था। कनकेई, के कई मान लो एक हिसाब से ना, कनकेई देवी ये राजा प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। इसका मतलब जब तक प्रदीप शाह 18 साल का नहीं हो जाता है, जब तक प्रदीप शाह 18 साल का नहीं होगा, सारे फैसले कौन लेगी? कनकेई देवी लेगी। तो कनकेई देवी किसकी संरक्षिका हुई? आप कहेंगे जी प्रदीप शाह की संरक्षिका हुई। अब सुनो क्या हुआ कि अभी तक आपको कितनी संरक्षिकाओं के नाम पता है? सबसे पहले पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? कर्णावती। कैसी थी? ऑन्टी थी। कैसी? हाँ बढ़िया बोला, बहादुर बोला, बढ़िया। शादी करेगा तो बढ़िया, बहादुर बहादुर थी ना कि कर्णावती कैसी संरक्षिका? बहादुर संरक्षिका थी, जिसने मुगल राजा शाहजहां की सेना के नाक कान काट दी, तो मतलब पावरफुल थी। फिर उसके बाद फतेह शाह राजा हुआ, और फतेह शाह की संरक्षिका कटौची। तो कटौची भी ठीक ठाक थी रानी, मतलब जिसने ठीक ठाक शासन चलाया। लेकिन प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी कनकेई देवी, ये खत्म थी। इसके बस का नहीं था, शासन कैसे चला इसको नहीं पता था। सुन लो कि मतलब ठीक है मैं मम्मी हूं तो बस हो गया काम। सारा राज्य कौन संभालता? कनकेई देवी। प्रदीप शाह छोटा था। अब क्या हुआ कि कनकेई देवी को जब संरक्षिका बनाया गया तो कनकेई देवी ने सबसे पहले पूरे राज्य की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जो जिम्मेदारी है, वो सैनिकों पर डाल दी। अपने आप कुछ नहीं करती, बैठे रहती थी 24 घंटे, दिन भर फोन चला रही थी ऑफिस में बैठ के, और शासन व्यवस्था सब किसको दे दिया? सैनिकों को। तो परमार राजवंश के समय क्या होता था, जैसे मान लो आप समझो जैसे ये है देहरादून, तो परमार राजाओं ने क्या करते थे? देहरादून का एक फौजदार बना देते थे। देहरादून का एक फौजदार बना दिया, तो जो देहरादून का फौजदार था वो देहरादून का शासन संभालता था। ऐसे ही मान लो आपके पास यहाँ जौनसार भाबर है, तो वहां का एक फौजदार बना दिया। ऐसे ही दक्षिणी पौड़ी गढ़वाल का एक फौजदार बना दिया। तो परमार राजाओं की सेना में एक पद होता था फौजदार का, और परमार राजवंश के राजाओं ने अलग अलग जगह पर अपने अपने फौजदार बनाए हुए थे। रानी कनकेई देवी जब सत्ता में आई तो इन्होंने क्या किया? सारा काम इन फौजदारों को दे दिया। अपने आप कुछ नहीं करती थी, सब की सब जिम्मेदारी किसको दे दी? फौजदार, कि तुम करो तुम करो तुम करो। तो फौजदार ही शासन चलाते थे। रानी ने फौजदारों को क्या जिम्मेदारी दी कि हाँ भाई देहरादून वाले फौजदार, तुम देहरादून में पूरा टैक्स इकट्ठा करो और 1 तारीख को टैक्स लेके श्रीनगर आ जाओ। समझ गए बात? ऐसे हाँ भाई पौड़ी वालों सब तुम देखो, तुम यहाँ से सारा टैक्स इकट्ठा करो और टैक्स इकट्ठा करने के बाद 1 तारीख को श्रीनगर में टैक्स दे देना। ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। तो रानी कनकेई देवी एक कुशल प्रशासिका नहीं थी, वो अच्छी संरक्षिका नहीं थी। उसने राज्य का शासन संभालते ही सारा का सारा पावर किसको दे दिया? फौजदारों को दे दिया। तो फौजदार ही शासन चलाते। और प्रदीप भाई की क्या हाल है? गुल्लू है, छोटा सा, इतना सा, उसे पता ही नहीं, कुछ 4-5 साल का। तो रानी कनकेई देवी के समय पर जब कनकेई देवी रानी बनी तो उस समय ये देखो, ये उत्तर काशी जो है ना, उत्तर काशी के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, आप जानते हैं कौन? रमाई। अब कथा सुनो पहले। जब राजा बना प्रदीप शाह तो प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम कनकेई देवी। कनकेई देवी कुशल प्रशासिका नहीं थी, उसने सारा का सारा काम धाम किसको दे दिया? फौजदारों को दे दिया। कनकेई देवी के जमाने रमाई का एक फौजदार था, उसका नाम था सादर सिंह कठैत। अब सुनो जी क्या हुआ। सादर सिंह कठैत कौन था? रमाई का। अन्य फौजदारों की तरह सादर सिंह कठैत भी रमाई का प्रशासन संभालता था, जैसे सब लोग संभाल रहे, ऐसा ही चल रहा था। सादर सिंह कठैत क्या करता था? पूरे रमाई से टैक्स कलेक्ट करता और रमाई से लेने वाले टैक्स को 1 तारीख को श्रीनगर में जाकर के जमा कर देता। यही तो काम था फौजदारों का, अपने अपने क्षेत्रों से टैक्स लो और उस टैक्स को कहां जमा कर दो? श्रीनगर में जमा कर दो। यही काम सादर सिंह कठैत कर रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, 1 महीने की बात है जब सादर सिंह कठैत ने रमाई से टैक्स जमा किया। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं आपको कि सादर सिंह कठैत ने टैक्स जमा किया रमाई से। कितना? 100 रुपए पूरे रमाई से उसने। मैं ये एग्जाम्पल के लिख दिया मैंने, कितना रुपए टैक्स जमा किया? 100 रुपए।
तो उसने 100 रुपए टैक्स जमा किया। अब वो उस 100 रुपए टैक्स को जमा करने के लिए श्रीनगर आ रहा था, लेकिन कहते हैं इतने में उसकी तबीयत खराब हो गई। किसकी? सादर सिंह कठेत। तो बीमार हो गया। तो जब सादर सिंह कठेत बीमार हुआ तो टैक्स कैसे देगा? तो सादर सिंह कठेत के 5 लड़के थे, 5 पुत्र। तो सादर सिंह कठेत ने अपने बेटों को कहा, हे बेटा, तुम्हारा पापा बीमार हो गया, एक काम करो, ये 100 रुपए श्रीनगर के दरबार में देकर के आ जाओ। कितने बेटे थे उसके? 5। तो उसने कहा ये 100 रुपए ना श्रीनगर में जाना, वहां बैठी होगी आंटी जी कनकेई देवी, और वहां जाना, ये 100 रुपए देना और कहना कि ये रमाई का टैक्स है, सादर सिंह कठेत के नाम पे चढ़ा देना, कि रमाई के फौजदार का जो कर है ये जमा हो गया। तो सादर सिंह कठेत के 5 पुत्र निकले, अलग अलग उम्र के थे, बड़ा छोटा, एक सबसे छोटा वाला भी था। सादर सिंह कठेत के सबसे छोटे वाले लड़के का नाम गुल्लू था, गुल्लू, जो सबसे छोटा वाला था। अब था चाहे नहीं था, तुम समझ लो, सबसे छोटा वाला जो था तो गुल्लू बोलते लोग ऐसे ही। फिर वो 5 भाई कठेत रमाई से निकले श्रीनगर की तरफ। जब वो रमाई से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में अचानक से उनको एक दुकान दिखाई दी। जब रास्ते में आ रही थी, किस चीज की? चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर वाली, अचानक से दिखाई दी। और जैसे ही उनको दुकान दिखाई दी, वैसे ही कठेत भाइयों के सबसे छोटे वाला भाई, क्या नाम था, वैसे गुल्लू भाई ने अपने भाइयों के सामने जिद कर दी, चाउमीन खिलाओ मेरे को। तो उनके बड़े भाइयों ने कहा, कहाँ से खिलाओ, पैसा नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा, देखो तेरे खिसा में है 100 रुपया। तो उन भाइयों ने कहा, हमारे नहीं है वो पैसा तो राजा का है, वो तो टैक्स देना है। तो फिर वो जो छोटा वाला भाई था ना गुल्लू, फिर गुल्लू ने अपना बचपना दिखा दिया। तुमने दिखा रखा है बचपन में, अगर आपको कोई चीज चाहिए और घर वाले नहीं दे रहे हैं तो आप किस हद तक गए हो, लेट गए। दीक्षा ने बोले, लेट गए जी, कैसी बात कर दी। और तुम्हारा भाई एक कदम आगे था तुमसे, एक कदम आगे। मुझे बाजार से कोई सामान लेना है, ऐसे बाजार में दुकान लगी हुई है, मैं मार्केट में हमेशा अपनी मम्मी से आगे चलता था, पीछे नहीं। इस दुकान में गए, जो चाहिए उठाओ चलो, चलते रहो बस, जो चाहिए उठाओ चलो। पीछे मैनेजर साहब पीछे है ना, तुम देखते रहो, उठाओ और चलो। दुकानदार जब तक कुछ बोले पीछे बात करो, है ना, चलते रहो भाई। तो बचपन आए बताओ। तो गुल्लू ने बहुत भयंकर हल्ला कर दिया, नहीं मैं खाऊंगा। तो जब उसने बहुत जिद करी तो उसके भाइयों ने कहा, मत कर गुल्लू भाई, हमारा पैसा नहीं है यार, ये 100 रुपए तो रानी को देना है। और जब उसने जिद करी तो गुल्लू के बड़े जो भाई थे, कठेत भाई जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, खिला दो इसको चाउमीन। ऐसा करो 10 रुपए की चाउमीन खिलाओ इसको, 90 रुपए देंगे रानी को। रानी को कहेंगे, कुछ बहाना बना देंगे ना कि रानी मतलब यार हमारी चोट लग गई थी, कुछ भी बीमार हो गए थे, हमने इसमें से 10 रुपए खत्म कर दिए, आप पापा की सैलरी में से काट देना, ऐसा बात कर लेंगे। तो फिर उसने कहा ठीक है। गुल्लू भाई टक चाउमीन खा दी वहां पे, बाकी चारों ने नहीं खाई। अब गुल्लू भाई जिस टाइम चाउमीन खा रहा तो 4 जो बड़े भाई थे ना, उन 4 बड़े भाई, तू भी खा रहा बल, उसको बोल रहा था खा ले बे, एक प्लेट तू भी खा। तो मन तो हो रहा था उनका 4 भाइयों का, पर उन्होंने खाया नहीं। पूरा चाउमीन खाने के बाद गुल्लू भाई ने अचानक से अपने बड़े 4 भाइयों को कहा, एक फ्रूटी भी पिलावा लाओ ना, मिर्च लग गई, फ्रूटी भी दे। तो उन्होंने कहा पागल हो गुल्लू, अब नहीं। उसने कहा फ्रूटी ला, हल्ला ना, तो उन्होंने नहीं दिया उसको। अब फिर फ्रूटी खाने के बाद फिर वो कहने लगे, भाई देखो तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी हो रही है चाउमीन ना। तो वो 4 भाइयों को मन भी कर रहा है खाने का, पर खाए कैसे, ये पैसा तो किसका है, रानी का है, राजा का पैसा है। तो उन्होंने नहीं खाया। गुल्लू भाई फ्रूटी की जिद करते रहा, नहीं दिया उन्होंने, 10 रुपए खर्च किए। अब इनके पास 100 रुपए नहीं बचे। कितने रुपए बचे? 90 रुपए। अब ये पहुंचे श्रीनगर। जब ये श्रीनगर दरबार में पहुंचे तो ये डरे हुए हैं, और फौजदार भी हैं, और ये अपने पापा की जगह पे आए हैं, पर ये डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 10 रुपया कम है ना। तो ये लाइन में पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, पीछे पीछे, क्योंकि बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती होगी तो अकेले में क्या दिक्कत है, तो कि बेइज्जती का ना, सबके सामने ना हो, तो पीछे 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 जा रहे हैं। फिर इनका नंबर आया टैक्स जमा करने का। जब टैक्स जमा करने का नंबर आया तो सबसे पहले इनको राजा के सामने जाना पड़ा। तो राजा के दर्शन करने पड़े। कौन था राजा? राजा लगा, अंकल जी कर रहा है राजा। तो उन्होंने कहा ये है राजा प्रदीप साहब। तो सब लोग इसके पैर छू रहे, तो उन्होंने भी छुए पैर। अरे ये लगाओ चॉकलेट दे, बल चॉकलेट। तो उन्होंने कहा राजा यही है। फिर प्रदीप साहब के ऊपर संरक्षिका कौन थी? इन्होंने ये 90 रुपए डर डर के दिए कनकेई देवी को, डर डर के। और बहाना बना रखा था इन्होंने कि जब रानी पूछेगी 10 रुपए कहाँ गए, तो ऐसा बोलेगा तबियत खराब, गाड़ी का टायर पंचर हुआ, कुछ ना इस टाइप से, आप पापा की सैलरी में से काट देना। जैसे ही 5 भाई कठेतों ने कनकेई देवी को 90 रुपए दिए, उसने रुपए लिए कहाँ का, रमाई का, सीधा गले में डाल दिया, गिना भी नहीं। ओके,
खत्म थी ना, प्रशासिका नहीं थी अच्छी। उसने कहा ओके, और 5 भाई इकट्ठे खुश हो गए ना। उन्होंने कहा बॉस बच गए, गिने नहीं रानी ने। वापिस गए, जब वापिस जा रहे थे तो गुल्लू ने कहा बेटा मैंने बोल दिया था ना फरोटी फरोटी। जब उसने गिने ही नहीं तो उसने गिने 90 की जगह 80 भी होते, क्या दिक्कत थी, मेरे को फ्रूटी पिला देते तुम। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता गुल्लू भाई ना, हाँ बेटे गिन लेती ना तो गड़बड़ हो जाता। तो गुल्लू ने कहा रहने दे, तुम भी खाते चाउमीन और एक एक फ्रूटी भी पी लेते। अब वापिस चले गए रवाई। रवाई जाने के बाद अगला महीना आया। अब सादर सिंह कठेत सही हो गया था, लेकिन अब 5 पुत्रों ने कहा कि पापा टैक्स तो हम ही जमा करेंगे। तो 100 रुपया टैक्स जो है उसको लेकर के आए। अब की बार जब श्रीनगर जा रहे थे तो अब की बार थोड़ा सा बढ़ा के क्या करते, 5 भाई ने चाउमीन खा दी। अब की बार देख लेते हैं खा के ना, क्या दिक्कत है, बहाना तो है ही हमारे पास पहले से। 50 रुपए का चाउमीन खाया, 50 रुपए लेकर के गए, थोड़ा डर डर के वो पैसा दिया रानी को। रानी ने फिर से पैसा नहीं गिना, एक गला में डाल दिया। ये उन्होंने कहा ठीक है रानी, वेरी बहुत गिनती नहीं है। अगली बार फिर आए, आपकी बार चाउमीन भी खाया, मोमो भी और फरोटी भी पी दिया। 10-20 रुपए का नोट दिया, ये लो रमाई का टैक्स। रानी ने, रानी बेकार थी ना, कुशल प्रशासिका नहीं थी, हिसाब किताब नहीं करती थी, रानी ने ऐसे ही रख दिया। तो 5 भाई कठेतों ने ये डिसाइड किया कि रमाई से टैक्स लो और ये टैक्स कहीं मत दो, अपने पास ही रखो, जाना ही नहीं है श्रीनगर। अब उन्होंने टैक्स जमा किया और टैक्स जमा करने के बाद वो श्रीनगर जमा ही नहीं किया। जब श्रीनगर जमा ही नहीं किया तो श्रीनगर की रानी क्या बोल रही, कोई बात नहीं बनती, शांत है बैठी हुई। तो सादर सिंह कठेत के 5 पुत्रों के दिमाग में एक ख्याल आया, वो रवाई से टैक्स लेते थे और राजा को नहीं देते थे। धीरे धीरे उनके पास पैसा बढ़ने लगा, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब अकेले रवाई से हम इतना पैसा कमा सकते हैं तो सोचो पूरे गढ़वाल से कितना पैसा आता होगा। 5 भाई कठेतों ने एक प्लान बनाया कि चलो श्रीनगर चलते हैं और ये जो छोटू है, छुटको गुल्लू प्रदीप शाह, इसकी हत्या कर देते हैं, इसे मार देते हैं। ये मरेगा तो हम श्रीनगर के राजा हो जाएंगे, और जब हम श्रीनगर के राजा होंगे तो पूरे गढ़वाल के राजा होंगे, कितना पैसा होगा हमारे पास। तो 5 भाई कठेतों ने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह को मारने का प्लान बनाया, तो इसको मारते हैं। उधर राज दरबार में प्रदीप शाह, यहां देखो प्रदीप शाह ये राजा था, छोटा राजा, कितनी उम्र है, 5 साल। 5 साल की उम्र है, छोटा सा बच्चा। मुकुट पहनता होगा, हाँ नहीं, ऐसा थोड़ी होता, राजा है वो तो छोटा सा रामलीला वाला पहना के रखते 24 घंटे ना, पता कैसे चलेगा राजा, गले में माला, राजा है, छोटा सा मुकुट पहना देते। अब 5 साल का था प्रदीप शाह राज दरबार में, और राज दरबार में प्रदीप शाह का एक दोस्त आया उसके साथ खेलने, सिट्टी था उसका, मेरे दोस्त है बचपन का ना सिट्टी। और सिट्टी आ गया वहां प्रदीप शाह के साथ खेलने। अब क्या खेल रहे, घर घर जैसे खेलते, घर घर कुड़ी भांडी खेल रहे। अब कुड़ी भांडी के दौरान सिट्टी ने प्रदीप शाह को कहा, ये प्रदीप शाह तू हमेशा राजा बनता ना, आज मैं बन रहा राजा। तो प्रदीप शाह ने कहा ठीक है बन दे। प्रदीप शाह ने अपना मुकुट निकाला और सिट्टी को पहना दिया। अब सिट्टी राजा बना हुआ था और प्रदीप शाह उसका नौकर बना हुआ। और इतने में 5 भाई कठेत घुस गए श्रीनगर के दरबार में। और श्रीनगर, छोटे छोटे बच्चे कहाँ थे पहचान में ना, अब वो श्रीनगर दरबार में घुसे, उन्होंने देखा कौन है यार राजा, राजा कौन बना हुआ था उस टाइम, और सिट्टी कट गया, टक सिट्टी का गला कट ना, सिट्टी उस टाइम राजा बना क्या की, और सिट्टी खत्म, और वो चले गए। अब प्रदीप शाह वहीं पे बैठा हुआ, उन्होंने सोचा ये गुल्लू है बोले के, और सिट्टी खत्म, अब वो चले गए। अब राज दरबार में हल्ला मच गया, राज दरबार में हत्या हुई एक बच्चे की। अच्छी बात है, किस्मत सही है कि इसकी नहीं हुई, इसकी होती तो परमार खत्म, हमसे तो चंद्रवंश करते अब शुरू। अगर ये मर जाता तो हमारे से तो चंद्रवंश शुरू हो जाता, फिर कौन था आगे, ये नहीं मरा, सिट्टी मरा। तो राज दरबार के जो पदाधिकारी थे वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा भाई साहब राज दरबार में सिट्टी मरा है, सिट्टी मत देखो, मुकुट है जिसके सर पर वो मरा है, इसका मतलब कोई राजा को मारना चाहता है। तो राज दरबारी बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा भैया कोई ना कोई तो है जो राजा को मारना चाहता है, कैसे मतलब कैसे बचे। तो राज दरबार में मीटिंग हुई और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इस स्थिति में कौन है जो इनको मारना चाहता है, ये गढ़वाल राज्य में एक संकट का समय है, राजा के प्राण बचाने हैं वगैरह वगैरह, कौन बचाएगा हमें। तो गढ़वाल के राज दरबारियों ने डिसाइड किया कि इस स्थिति में हमें एक ही आदमी बचा सकता है, कौन, पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी रिटायर हो गया था, 70-80 साल का हो गया था, वो रिटायर हो गया, अपने गांव चले गया था। तो वापिस बुलाया दादा को, याद है तुम्हें, मिट्ठू ना, हाँ, वापिस बुलाया उसको, किसको, पुरिया नेथानी। तो पुरिया नेथानी वापिस आया और पुरिया नेथानी जो है
वो प्रदीप शाह का क्या बन गया? संरक्षक बन गया, गार्जियन बन। पहले संरक्षिका कौन थी? कनकेई। फिर इसको बुलाया पुरिया नेथानी को, इसको बोला कि हे पुरिया नेथानी, आप रिटायर मत हो, आ जाओ वापिस। पुरिया नेथानी श्रीनगर आया और इसको बोला देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है। पुरिया नेथानी ने पहले राज दरबार में सब कुछ देखा और उसके बाद उसने रानी को कहा, ये रानी तू त्याग पत्र दे दे, हल्ला मत कर, जा खत्म, तू ही है, तेरी वजह से हो रहा सब ना, चुपचाप बैठ जा किनारा। तो रानी को किनारा कर दिया, अब खुद बन गया किसका संरक्षक? प्रदीप शाह का संरक्षक बनने के बाद सबसे पहले पुरिया नेथानी ने पता लगाया कि विद्रोह कौन कर रहा है। उसको पता चला विद्रोह कठैत भाई कर रहे हैं, तो कठैत भाइयों के इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? कठैत विद्रोह कहते हैं। जब पुरिया नेथानी को पता चला कि रमाई से विद्रोह हो रहा है, पुरिया नेथानी सीधा पहुंचा यहां, कहां? रमाई। 5 भाई कठैतों से मिला। 5 भाई कठैतों से मिलने के बाद पुरिया नेथानी उससे तो बात करते ही नहीं ना, अब उन्होंने कर दिया और भाई कठैत भाई। कठैत भाई ने हाथ मिला दिया, हेलो कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम है पुरिया नेथानी, मैंने सुना कि तुम श्रीनगर के राजा को मारने गए थे। अगर गए थे तो बहुत अच्छा किया तुमने, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारा वजीर बनूंगा। 5 भाई कठैतों ने कहा ओके आजा हमारी टीम में। ये 5 भाई कठैतों की टीम में चले गया। उन्हीं के साथ बैठ करके उनको बताते रहता था कि मैं तो वहां का पहले सेनापति था, मुझे तो सब पता है, कहाँ खजाना वगैरह सब कुछ। तो 5 भाई कठैतों को इस पर विश्वास हो गया। एक दिन जब 5 भाई कठैत खाना खा रहे थे, 5 भाई कठैत बल खाना खा रहे थे, वहां पर 5 भाई कठैतों की माँ भी थी और पुरिया नेथानी भी था। तो सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते जो सबसे छोटा वाला भाई था, सबसे छोटा कौन? गुल्लू, जिसे चौमिन खाई थी। और खाना खाते खाते अचानक से वो कमरे से बाहर गया। उसी समय पुरिया नेथानी ने 5 भाई कठैतों की माँ को कहा कि सुनो आंटी जी, आपके 5 लड़के बहुत ग्रेट है, बहुत बढ़िया है आपके 5 लड़के, लेकिन जो सबसे छोटा वाला है गुल्लू, उसकी बात ही अलग है। कल वो मुझे कह रहा था कि जब हम श्रीनगर को जीतेंगे तो राजा मैं बनूंगा। वो छोटा वाला कह रहा था बल कि जब हम इसको मार देंगे ना प्रदीप शाह को, तब राजा मैं बनूंगा, राजा तो एक ही होगा ना। इतना कहा प्रदीप शाह ने, उसने पुरिया नेथानी ने, इतना कह के चले ओके आंटी मैं जा रहा बल। इतने में वो छोटा भाई आ गया अंदर। जब वो छोटा भाई आया तो बड़े 4 भाइयों ने कहा और भाई गुल्लू क्या बात, हमने सुना कि श्रीनगर जब जीतेंगे तो राजा तू बनेगा। तो उसने कहा किसने बोला? पुरिया नेथानी ने। तो उसने बोला नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो बाकी 4 भाइयों ने कहा नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, भी छिद्र बल बोला होगा बल, इसने पक्का बोला होगा। तो उसने कहा वैसे तो मैंने बोला नहीं, पर अगर बोला है तो क्या गलत बोला? जहां आप आज हो मेरी वजह से ही तो, मैं चौमिन नहीं खाता 10 रुपए की, यहां पहुंचते तुम। उसने कहा भाई साहब अब तो मैं ही बनूंगा, जब हम श्रीनगर जाएंगे तो राजा मैं ही बनूंगा। तो फिर बड़े भाई ने कहा मारूंगा थप्पड़, मैं बनूंगा। तरह दूसरे ने कहा पागल है, मैं बनूंगा। ये आपस में लग गए, मैं बनूंगा, ये सब के सब। और जब ये आपस में लड़ने लग गए कि कौन राजा बनेगा, इतने में वहां पुरिया नेथानी आ गया। पुरिया नेथानी ने कहा सुनो रे इधर आओ, एक पुंगड़ा में चलो खेत में, 5 भाई लड़ो आपस में, जो जीतेगा वो बनेगा, लड़ो आपस में। पुरिया नेथानी दिमाग चलाता अपना। तो इसने पहले 2 भाइयों की लड़ाई कराई। 2 भाइयों की लड़ाई हुई, उसमें एक जीता। जो हारा उसको पुरिया नेथानी ने मार दिया, हार गया तो उसको गला काट दिया। 1 को 2 को 3 को 4 को सबको खत्म कर दिया, खत्म ही कर दिया पूरा कठैत भाइयों। तो प्रदीप शाह के जीवन काल में शुरुआती दौर में जब प्रदीप शाह राजा बना तो उसके शासन काल के शुरुआती दिनों में कौन सा विद्रोह हुआ? कठैत विद्रोह। और इस कठैत विद्रोह का दमन फिर से किसने किया? तो पुरिया नेथानी वापिस आ गया। तो पहला पॉइंट आप लिखो, सबसे पहला पॉइंट संरक्षिका का नाम लिखो कनकेई देवी। दूसरा लिखो संरक्षक गार्जन पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी क्या बोलते हैं इसको पता है? पुरिया नेथानी को गढ़वाल चाणक्य के तो बोलते ही है। मैंने सोचा क्या हुआ इनको, गढ़वाल का नाना फड़निवास भी बोलते हैं। नाना फड़निवास पता है तुम्हें? मराठाओं में, हाँ मराठाओं में नाना फड़निवास ने ही मराठाओं की सत्ता को संभाला था, बचाया था जब उनका कोई राजा नहीं था। ऐसे ही गढ़वाल का नाना फड़निवास, ये कहते हैं किसको? पुरिया नेथानी, क्योंकि उसने गढ़वाल राजवंश को बचाने के लिए पूरा अपना ताकत लगा दी। वहां 80 साल की उम्र में भी वो श्रीनगर राज्य वापिस लौटा और राजा को बचाने के लिए वापिस आ गया। तो संरक्षिका कनकेई देवी और संरक्षक कौन है? पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी को क्या बोलते हैं? गढ़वाल का नाना फड़निवास। अब आप पॉइंट लिखो, प्रदीप शाह के शासनकाल में कठैत विद्रोह हुआ।
प्रदीप शाह के शासनकाल में कठेत विद्रोह हुआ। प्रदीप शाह के शासनकाल में कठेत विद्रोह हुआ। किसने दमन किया उसका? पुरिया नेथाणी ने इस विद्रोह का दमन किया। पुरिया नेथाणी ने इस विद्रोह का दमन किया। सबसे पहले जब प्रदीप शाह छोटा था, उम्र में छोटा था, तब उसके शासनकाल में रवाई में सादर सिंह कठेत के 5 पुत्रों ने कठेत विद्रोह किया और उस कठेत विद्रोह का दमन पुरिया नेथाणी के द्वारा किया गया। पुरिया नेथाणी ने कठेत विद्रोह का दमन किया। पहली बात। आ जाओ दूसरी बात पे। कल बताओ, कल आपने जो राजा पढ़ा था फतेह शाह, फतेह शाह के जमाने कुमाऊं का एक राजा था जगत चंद, याद आया? जगत चंद कुमाऊं का राजा था। क्या जगत चंद ने गढ़वाल राज्य को जीता था? कब? 1709 में। 1709 में जगत चंद ने गढ़वाल राज्य को जीत लिया था। फिर क्या हुआ? पुरिया नेथाणी ने धोखे से वह राज्य वापिस प्राप्त कर लिया। तो जब 1709 में जगत चंद ने श्रीनगर को जीता तो खुश हुआ होगा। पूरे खबर फैल गई कुमाऊं में, गढ़वाल में, और कुमाऊं में जो उसके बीवी बच्चे थे वो खुश हो रहे हैं कि हमारा पापा श्रीनगर जीत गया, हमारा पापा श्रीनगर जीत गया। और पापा क्या कि 3-4 दिन में वापिस आ रखा, मुंह सूजा हुआ, कल आ रखा पूरा ना। हम उन्होंने कहा पापा क्या हुआ? तब उसने पूरी कहानी बताई कि पापा तू तो श्रीनगर जीत गया था। तो उसने बोला हाँ जीत तो गया था, पर वहां एक कपटी ब्राह्मण था, कपटी ब्राह्मण, मिथ्यु, जिससे बात नहीं करनी चाहिए। बोले पुरिया नेथाणी, ये कपटी ब्राह्मण, उसने मेरे को धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। फिर जगत चंद मर गया। जगत चंद ने अपने परिवार को कहानी बताई थी पुरिया नेथाणी की। जगत चंद जब मरा तो जगत चंद की मृत्यु के बाद उसका लड़का बना राजा। उसका नाम क्या था? देवी चंद। चंद तो जबरदस्ती लगाते, नाम क्या है उसका? देवी, लड़का है और देवी है, तो होगा ही जिसका नाम ऐसा उटपटांग है ना, वो करेक्टर होगा ही थोड़ा इंटरेस्टिंग। देवी चंद कैसा आदमी था? देवी चंद, देवी चंद एक ऐसा आदमी था कि मैं तो नहीं जानता अपने जीवन में, पर तुम जानते होंगे। एक ऐसा आदमी जिसकी थोड़ा सा प्रशंसा कर दो, उसकी थोड़ा सा प्रशंसा कर दो तो वो 150 रुपए ऐसे ही दे देगा तुम्हें। देवी चंद कुमाऊं का एक पागल राजा, मोहम्मद तुगलक कहते हैं इसको, सुना है आपने? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसको बोलते हैं? देवी। क्यों बोलते हैं मोहम्मद तुगलक? क्योंकि जब ये राजा बना तो चंदों के राज खजाने में 3.5 करोड़ रुपए थे। इसके राज खजाने में 3.5 करोड़ थे। अब जैसे आप आए देवी चंद को मिलने, तो आते ही देवी चंद को कुछ नहीं कहना, इसको कहना कि भाई हे देवी चंद, यार सलमान खान से स्मार्ट है यार तू, है ना जानवी भाई, ये बात है, सलमान खान से तो आगे है भाई तू। और जैसे इसके बारे में 2-4 बढ़िया बात कह दी, बेटा ऋतिक रोशन, भाई ऋतिक रोशन है तू, अरे जम निकालता 500 का नोट, ले 500 का नोट। अगर कोई इसकी प्रशंसा करता तो ये उस पर धन लुटाता था, पैसे लुटाता था। ऐसे तुम्हारे दोस्त है कोई, उनको मोहम्मद तुगलक ही कहते हैं, बहुत सारे होते हैं कि उनकी जब प्रशंसा करी जाए तो प्रशंसा करने पर वो खुश हो जाते हैं, वो आप पे धन लुटा देते हैं, तो उनको मोहम्मद तुगलक कहते हैं। हिंदी का मास्टर भी है मोहम्मद तुगलक, हिंदी वाला मास्टर ना, कभी अच्छा बोला, गलत नहीं बोला, गलत बोलोगे तो तब नहीं, तब गुस्सा कर जाता है सर। अब जैसे कभी कभी बीच बीच में बोले भाई ये बात है तेरे बाल भयंकर लग रहे, तो बोलते हम जानबूझ के ना, कभी कभार जैसे मन कर गया कि भाई साहब ऋतिक रोशन की तरह है तेरे बाल, ऐसा ऐसा करता फिर, है ना, ऐसे टक करता, क्या खाएगा बता, क्या खाएगा? अब बस टक बोल दो तो चाउमीन मंगा, चाउमीन, टक मंगा दे तो चाउमीन। और जैसे आके कभी ऐसे ही बोल दो भाई एक बात है, हिंदी भाई तेरे जैसे नहीं पढ़ाता कोई ना, बस टक कर दे दो, पर बता क्या रसमलाई मंगाऊं, मंगा, ऐसा होता। देवी चंद, वो भी है देवी चंद। अब मोहम्मद तुगलक पागल क्या की। चलो हिंदी हिंदी तो एक अलग बात है। अब जब तेरे को ये बोल रहे कि तेरे बाल ऋतिक रोशन की तरह है, अब तेरे को खुद नहीं पता क्या कि नहीं है, खुद पता है ना तेरे को बोले भाई तू तो सलमान खान है। अब कितना बेवकूफ है तू जो कि भरोसा कर रहा है इस बात पे। तो ऐसे आदमी को बोलते पागल टाइप आदमी ना, उसको देवी चंद कहते हैं, देवी चंद। तो कुमाऊं में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था देवी चंद। गढ़वाल का राजा कौन था? प्रदीप शाह राजा क्या कि वो तो 5-6 साल का है। शासन व्यवस्था कौन संभाल रहा था गढ़वाल की? पुरिया नेथाणी। अब तुम कथा सुनो, भयंकर वाली कथा। एक दिन कुमाऊं के लोगों ने देवी चंद को कहा कि देवी चंद तुम तो बड़े पावरफुल हो यार, तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे जो पापा थे, देवी चंद के पापा कौन थे? जगत चंद। तुम्हारे पापा जगत चंद ने श्रीनगर को जीता था,
इस हिसाब से श्रीनगर है आपका। और ये श्रीनगर एक कपटी ब्राह्मण ने तुमसे जबरदस्ती धोखे से लिया था। तो देवीचंद तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, जाओ और अपना श्रीनगर वापस ले आओ। तो देवीचंद ने कहा कि क्या करना होगा। राज दरबारियों ने कहा श्रीनगर पर आक्रमण करो और श्रीनगर को जीत के ले आओ वापिस। तुम कर सकते हो देवीचंद, तुम तो खतरनाक हो। देवीचंद ने कहा हाँ हूं बल में खतरनाक। और देवीचंद ने अपने राज दरबार में जितने कुमाऊं के लोग थे सबको बुलाया, जितने थे कुमाऊं के लोग, आओ रे, भीड़ इकट्ठी कर दी। और कुमाऊं में अपने राज दरबार में उसने अपने राज्य के लोगों के सामने जितने लोग थे सबके सामने एक प्रतिज्ञा ली। मैं जगत चंद का पुत्र देवीचंद ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं गढ़वाल राज्य जा रहा हूं। गढ़वाल राज्य पर जाकर के मैं गढ़वाल के राजा का वध करूंगा, मार दूंगा गढ़वाल के राजा को और श्रीनगर राज्य को जीत कर आऊंगा। यदि ना जीत पाया तो मैं तुमको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। माँ की कसम, बल पीछे से माँ की कसम दिखा दी। लोगों ने कहा क्या हुआ देवी को ना, देवीचंद तो लाठा टाइप का था। किसी दिन बोल दे जो कि पोदियाल सर बोल दे तुमको थप्पड़ मारो, अजीब लगेगा ना तुमको। मतलब देवीचंद मतलब मोहम्मद तुगलक कॉमेडी टाइप का आदमी, और किसी दिन तुमको ये कह दे कि मैं तुमको फांसी पे लटका दूं तो थोड़ा सीरियस हो जाते सब। ऐसे ही जब देवीचंद ने प्रतिज्ञा ली, देवीचंद की तुगलक की प्रतिज्ञा कहते हैं, तुगलक की प्रतिज्ञा, उसने जब ये प्रतिज्ञा ली कि मैं गढ़वाल जा रहा हूं, मैं गढ़वाल राज्य को जीत कर आऊंगा, नहीं आया तो तुमको शकल नहीं दिखाऊंगा। माँ कसम दिखा दी पीछे से। तो लोगों ने कहा चल मजाक करा देवीचंद। उसने कहा माँ की कसम जो शकल दिखा दी तुमको, मैं इस राज्य में नहीं आऊंगा, अगर हार के आया जीत के आऊंगा। तो सब सैनिक भी बड़े इंस्पायर हो गए और देवीचंद ने ये प्रतिज्ञा लेने के बाद सीधा गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। गढ़वाल पे देखो कितना बुरा समय है। गढ़वाल का राजा कंचा खेलना, वहां कंचा छोटा सा लुकम लुकाई है, घर घर 7-8 साल का। रानी कनकेई जिसका नाम ही है कनकेई, पैसा ही नहीं गिन रही तो और क्या करेगी। एक आदमी और है वहां पुरिया नेथानी, दादा बुढ़े आदमी। तो जैसे ही देवीचंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया तो पुरिया नेथानी ने सेना की कमान संभाली। पुरिया नेथानी ने सेना की कमान संभाली और वो आगे आया। 1723 ईस्वी में जब देवीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो पुरिया नेथानी ने प्लान बनाया। उसने कहा सुनो, हम युद्ध नहीं जीत सकते। देखो भाई, युद्ध तभी जीतेंगे जब आपके पास राजा हो। राजा युद्ध में होना जरूरी है, क्योंकि युद्ध के बीच में राजा का काम है इंस्पायर करना। वो देखिए तुमने बाहुबली पिक्चर, और एक बार सब खत्म हो गए, वहां किसी का पैर टूट गया खत्म, और जैसे ही सब खत्म भागने लगे और टक टक आ गया वहां बाहुबली ना, क्या है मृत्यु, समझा तुमने, मृत्यु क्या है, अलना फलना, थोड़ी देर बाद और कौन लड़ेगा मेरे साथ, आता एक का पैर कट रहा, मैं लड़ूंगा बल। देखा है तुमने पिक्चर, सब उसके साथ आ गए। तो राजा का काम है इंस्पिरेशन कर, सबको इंस्पायर कर देना, युद्ध के लिए उनको प्रेरित कर देना। राजा नहीं है अगर युद्ध में तो थोड़ा दिक्कत होती। तब कौन करेगा प्रेरित? तुमको प्रेरित मैं कर सकता हूं इस क्लास में, क्योंकि तुम्हारा गुड़ जी हूं कि मैं क्लास में, जैसे मैं को पढ़ो रे, ऐसा करो तैसा करो, चुपचाप सुनते ना तुम। और तुम्हारा ही दोस्त कह दे तुमको कि तो उसको कैसा होगा? जैसे तुम्हारा दोस्त है तुमको कह रहा पढ़ ले बेटा, जीवन में कुछ कर ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो दोस्त के लिए क्या करोगे तुम? झापड़ मारो, चुप बैठ, खुद कर भाई पहले ना, अब खुद कर ना, मेरे को क्या ज्ञान दे रहा। तो दोस्त में नहीं होती मतलब इंस्पिरेशन ना। तो अब आप यहाँ समझो कि राजा युद्ध में होना जरूरी है, और राजा तो है नहीं, प्रदीप शाह तो है नहीं। अब जो सेनापति है, जो नेतृत्व करता है, वो कौन है? पुरिया नेथानी, और वो है बुढ़ा 70-80 साल। तो पुरिया नेथानी ने 1723 के इस युद्ध में एक प्लान बनाया। उसने कहा कि जब देवीचंद आएगा ना तो कुछ मत करो, देवीचंद के चारों तरफ घेरा बनाओ, इसको घेरो और सब छोड़ दो, बाकी सेना छोड़ दो, इसको घेरो। जैसे ही देवीचंद ने 1723 में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया, गढ़वाल की सेना ने देवीचंद के चारों तरफ घेरा बना दिया, इसको अकेले घेर दिया। घेरा बनाने के बाद पुरिया नेथानी ने सैनिकों को कहा, चारों तरफ घेर दिया, फिर उसने सैनिकों को कहा हाथ पकड़ो, इसके 2 आदमी हाथ पकड़ो, 2 आदमी पैर पकड़ो। और फिर पुरिया नेथानी ने थप्पड़ और नहीं मारा इसको, थप्पड़ 1 2 तो 4 5 में तो नॉर्मल था ना, जब 10 11 तो ये बोल अब क्यों रुक जा भाई ना, 50 चटाचट लग रही थप्पड़ ना। तो देवीचंद ने कहा पागल हो गया कि मार क्यों रहा? तो गढ़वाल के पुरिया नेथानी ने एक चीज कही इसको, मैं थप्पड़ मारना रोक दूंगा अभी। जब पुरिया नेथानी थक गया तो उसने दूसरा दिहाड़ी पे लगाया, मार थप्पड़। एक शर्त पर मैं ये थप्पड़ मारना बंद करूंगा कि जैसे ही मैं थप्पड़ बंद करूं सीधा घर भागना है तूने। तो उसने कहा माँ की कसम मैं भाग रहा, तू बंद करना, माँ कसम बस एक बार तू रोक तो ले। और जैसे थप्पड़ लग रही, और 50-60 थप्पड़ लगी, और उसने झट 1 मिनट में थप्पड़ मारनी बंद करी, और देवीचंद सीधा गांव में लखत तो बोलते इसको, लगा भागो,
सीधा घर की तरफ। और जब राजा भागा तो राजा के पीछे कौन भागेगा? सेना। और सब के सब भागो। लोग पूछ भी रहे भागते भागते क्या हुआ, उसने कहा गाल देख नहीं रहा, भाग सीधा। फटाफट भाग रहे। कहां थी इनकी राजधानी? चंदों की राजधानी थी अल्मोड़ा। और भागते भागते सीधा अल्मोड़ा राज्य की तरफ भागने लगे। जब देवी चंद की सेना अल्मोड़ा राज्य की तरफ भाग रही थी तो अल्मोड़ा राज्य से ठीक पहले एक पहाड़ होता है, उसको बोलते हैं हवाला बाग। ये एक पहाड़ है अल्मोड़ा में। इसके बाद अल्मोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हवाला बाग की पहाड़ियों पर पहुंचे तो सेना ने कहा रुक रे भाई, राजा पागल, देवी ऐसा कहां भाग रहा, रुक, कहां जा रहा? तो उसने कहा कहां जा रहा? यार गाल में दर्द हो रहा ना। उसने कहा दर्द हो रहा ठीक बात है, पर याद कर तूने कसम खाई है, तूने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर गढ़वाल राज्य नहीं जीतूंगा तो तुमको शकल नहीं दिखाऊंगा। और ये उगाया हुआ मुंह दिखा रहा वहां सबको, जैसे उसूद रखा मुंह। तूने तो कहा था कि शकल नहीं दिखाऊंगा अगर गढ़वाल राज्य नहीं जीता। तो तब देवी चंद रुक गया। उसने कहा यार प्रतिज्ञा भी ली थी ना कि मैं गढ़वाल के राजा को पराजित करके आऊंगा। तो उसने अपनी पूरी सेना को रोक दिया। कौन सी पहाड़ी पर? देवी चंद है वो, मजाक नहीं है। सुनो क्या किया उसने। देवी चंद ने हवाला बाग की पहाड़ी पर अपनी पूरी सेना को कहा रुको। सब सेना रुक गई। इसके बाद देवी चंद की सेना में इसका एक सैनिक था। देवी चंद का एक सैनिक नॉर्मल, उसका नाम था गुल्लू। फिर देवी चंद ने गुल्लू को कहा गुल्लू चल इस पहाड़ पे चढ़, ये जो हवाला बाग का पहाड़ है इस पे चढ़। गुल्लू हवाला बाग के पहाड़ पर चढ़ा। देवी चंद ने पहाड़ पर एक कुर्सी लगा दी और गुल्लू को कहा गुल्लू बैठ वहां पे। गुल्लू वहां बैठ गया। उसके बाद देवी चंद ने अपनी सेना के सामने ऐलान किया कि हे चंद सेना, मैं चंद वंश का राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज के बाद ये जो पहाड़ है, क्या नाम था पहाड़ का? उसने कहा इसका नाम हवाला बाग नहीं है, आज के बाद इसका नाम श्रीनगर है। हवाला बाग की पहाड़ी का नाम क्या रख दिया? उसने कहा मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, हवाला बाग नहीं है ये, इसका नाम है श्रीनगर। उसके बाद कुर्सी पर कौन बैठा था? गुल्लू। उसने कहा देखो कुर्सी पर जो बैठा है क्या है उसका नाम? सबने कहा गुल्लू। राजा ने कहा नहीं, आज के बाद उसका नाम है प्रदीप, उसका नाम प्रदीप शाह है। और गुल्लू को यहां बैठा दिया। फिर बोला गुल्लू। गुल्लू ने कहा हाँ। तो उसने थप्पड़ मारी। गुल्लू में क्यों बोला? हाँ प्रदीप शाह है तू। नाम क्या था उसका? गुल्लू। तो उसने कहा गुल्लू में मत कर, प्रदीप शाह। तो गुल्लू ने कहा जी सर। प्रदीप शाह तुम कहाँ के राजा हो? मैं ये राज्य तुम्हें देता हूँ। प्रदीप शाह ने कहा हवाला बाग। उसने कहा हवाला बाग नहीं, श्रीनगर है इसका नाम। तो प्रदीप शाह के मतलब गुल्लू के मुंह से उगलवाया। गुल्लू ने कहा मैं हूँ प्रदीप शाह और मैं श्रीनगर का राजा हूँ। कहाँ बैठा है तू? तो उसने कहा सर श्रीनगर में। जैसे इस कमरे का नाम कर दे हम अमेरिका, बाई चांस ना कि मैंने अभी बोल दिया तुमको गया यहाँ का नाम क्या है? अमेरिका। अब यहाँ से घर जाओ और अपने रूम पार्टनर को क्या बोलोगे तुम? कहाँ से आ रहा? अमेरिका से। ऐसा हो जाएगा ना। तो उसने हवाला बाग का नाम बदल के श्रीनगर कर दिया और अपने ही एक सैनिक को यहाँ बैठा दिया ऊपर। और अपने ही एक सैनिक को बैठा करके, गुल्लू को बैठा करके उसको बोला कि तेरा नाम क्या है? प्रदीप शाह। और उसके बाद तलवार लेके निकला। तब गया पहाड़ी पे ऊपर। ऊपर जाकर के गुल्लू को बोला इधर आ प्रदीप शाह। गुल्लू ने कहा बहुत कमीना है तू, नहीं एक नंबर का। फिर गुल्लू का गला काट दिया, मार दिया गुल्लू को। और फिर अपनी प्रजा से पूछा कि बताओ कौन मरा? सबने कहा प्रदीप शाह मरा। कहाँ का राजा मरा? श्रीनगर का राजा मरा। उसने कहा देखो ये श्रीनगर मेरा हुआ, मेरे को नहीं चाहिए, छोड़ रहा हूं मैं इस श्रीनगर को। और तब आया घर और तब पहुंचा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में लोग बैठे हुए उसके इंतजार में। हाँ भाई जीता कि नहीं जीता? तो उसने कहा सेना से पूछो। हाँ भाई सेना, जीता मैं कि नहीं जीता? श्रीनगर जीत के आया हूं कि नहीं आया अभी? सबने कहा हाँ जीता तो है भाई, श्रीनगर तो जीता है। क्या मैंने प्रदीप शाह को मारा कि नहीं मारा? तो सेना ने कहा हाँ जी मारा। कैसे मारा? सबने बताया ऐसे मारा। तो कुमाऊं में भाई साहब जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि कुमाऊं के किसी राजा ने गढ़वाल के राजा की हत्या कर दी। तो पूरे कुमाऊं में जश्न मनाया गया। और जब कुमाऊं में जश्न हुआ तो बस तब वहां के सैनिकों ने अगले दिन बताया कि चुप रहो, बोलना मत। पर जो मरा था वो गुल्लू था और जो जीता था वो हवाला बाग था। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया, ये जो देवी चंद है ना, इसका नाम ही क्या रख दिया? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक कहते पागल राजा। कभी भी प्रश्न आए कुमाऊं का पागल राजा कौन था? देवी चंद। तो आप पॉइंट लिखो इस पर। सबसे पहले 1723 में देवी चंद ने 1723 में देवी चंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। तब एक लड़ाई हुई, उसे बोलते हैं गणाई का युद्ध। गणाई अल्मोड़ा में एक फेमस जगह है। गणाई का युद्ध हुआ
किस किस के बीच हुआ? तो एक तरफ देवीचंद, दूसरी तरफ पुरिया नेथाणी। पुरिया नेथाणी कौन जीता? पुरिया नेथाणी जीत गया। ठीक है। फिर जब ये लड़ाई हुई तो इस युद्ध के बाद, जैसे ये लड़ाई हुई तो इस युद्ध के पश्चात जो देवीचंद है उसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाने लगा, क्योंकि उसने बड़ा अजीब सा काम कर दिया। अपने ही राज्य में श्रीनगर का नाम बदल रहा, अपना ही आदमी मार रहा है ना। तो इस युद्ध के पश्चात देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाने लगा। ठीक है, उसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाने लगा। चलो, गढ़वाल का राजा कौन? तो गढ़वाल का राजा इस समय पर प्रदीप शाह। प्रदीप शाह गढ़वाल में परमार वंश के राजा हुए। उनके शासनकाल की ये प्रमुख घटना है। ठीक है, चलो फिर प्रदीप शाह का इसके बाद अच्छा वाला दौर कल की क्लास में करते हैं, उसको आज इतना कर दो। चलो।